हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई कहानी में। पापा, यह क्या आपने मेरी पत्नी लगा रखा है? आपकी पत्नी कोई अनोखी या हूर की परी नहीं है। जब से आए हैं बस एक ही रट लगा के बैठे हैं। हमने कहा था क्या माँ को ज़बरदस्ती हमारे साथ चलने के लिए। हमारे लाख मना करने के बावजूद भी माँ ज़बरदस्ती हमारी गाड़ी में आकर बैठ गई और मना करने के बाद भी उतर नहीं रही थी। बस जिद लगाकर बैठ गई थी कि मुझे बेटे बहू के साथ रहना है, तो मजबूरी में हमें माँ को गाड़ी से धक्का देकर उतारना पड़ा। तो क्या गलत किया? अब बुढ़ापे में उनका बोझ कौन ढोएगा? रामसक्का जी खींचकर एक तमाचा छोटे बेटे के गाल में जड़ा और गुस्सा कर बोले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी विमला जी के साथ ऐसा करने की? तो छोटी बहू तमक कर बोली, पापा जी आपको शर्म नहीं आती शादीशुदा बेटे पर हाथ उठाते हुए? भूलिए मत, अब यह आपके बेटे से ज़्यादा मेरे पति हैं। इन पर अब आपका दोनों का कोई अधिकार नहीं। अरे आपको पता भी है आज यह कितनी बड़ी आदमी हैं? अरे आप जिस लोगों के इनके पैरों में गिड़गिड़ाकर भीख मांगते हैं, तो आपकी क्या औकात है? तभी एक झन्नाटेदार तमाचा बहू के गाल पर पड़ा। विमला जी ने आज पहली बार किसी पर हाथ उठाया था। अब विमला का साहस देखकर शुक्र जी की आंखों में चमक आ गई। विमला जी गुस्सा कर बोली, खबरदार बहू, अगर मेरे पति का अपमान करने की कोशिश की तो। और जब हमारा तुम लोगों से अधिकार ही नहीं रहा तो किस मुँह से अपना हक मांगने चली आई हो? मैं नहीं दूंगी तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी। आप जाओ सड़क पर भीख मांगो। या माँ को ऐसा रूप देखकर चारों बेटे बहू सन्न खड़े रह गए। विमला जी बड़ी बहू से बोली, क्या कह रही थी तुम? बहू ऐसा करो, आज तुम अपने भाई को बुला ही लाओ। खैर छोड़ो, तुम तकलीफ़ क्यों लेती हो? यह काम भी मैं ही कर देती हूँ। तभी आदर्श सुखराम जी के दोस्त का बेटा एक पेपर लेकर पहुँचा और साथ में 2 पुलिस वाले भी थे। पुलिस को सामने देखकर बड़ी बहू की आंखें फटी की फटी रह गई। उसे तो दिन में ही सारे नक्षत्र नज़र आने लगे थे, क्योंकि पुलिस की वर्दी में कोई और नहीं बल्कि उसका बड़ा भाई अमित था। भाई को हित में करने के लिए बड़ी बहन काजल भाई को गले लगने के लिए आगे बढ़ी कि अमित ने दूर से ही हाथ का इशारा करके बोला, इस वक्त मैं ड्यूटी पर हूँ, ना यहाँ कोई किसी का भाई है और ना कोई किसी की बहन। अपने भाई की रोबदार आवाज़ से बड़ी बहू काजल चुपचाप एक किनारे खड़ी हो गई। सुखराम बाबू ने वो पेपर वकील से लिया और बेटे बहू की तरह पकड़ा दिया, जिसे देखकर बेटे बहू के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। चारों बेटे बहू बस सुखराम जी के चेहरे को निहारने लगे। सुखराम जी अमित और आदर्श के साथ अपने कमरे में चले गए और अंदर के से दरवाज़ा बंद कर लिया। चारों बेटे बहू सोफे पर धम से बैठ गए और आने वाले तूफान से थर-थर काँपने लगे, जिसका अंदाज़ा उन्हें पहले से ही हो गया था। और उस दिन को कोसने लगे जब वो पिछली बार वहाँ आने की खबर पिता को दी थी। अरे कहाँ हो भगवान, राकेश और राजेश का फ़ोन आया हुआ था। विमला, दोनों बेटे और बहुएं आज ट्रेन में बैठ गए हैं। कल तक यहाँ गांव पहुँच जाएंगे। सुखराम जी खुशी से अपनी पत्नी विमला जी से बोले। दूसरी दिन विमला जी एक बार घड़ी देखती और पति सुखराम जी से पूछती, फ़ोन करके पूछो तो सही, दोनों बेटों और बहुएं कहाँ तक पहुँचे? अब तक आए नहीं। इंतज़ार की घड़ियाँ काटे नहीं कट रही थी। रह रह कर विमला जी की सुखराम जी की से एक सवाल करती। सुखराम जी बोले, अरे भाग्यवान, सब्र करो, आ जाएंगे।
तुम तो घड़ी चैन से बैठ जाओ। अब सुबह से तरह तरह के पकवान बनाई जा रही हो। विमला जी बोली, सबकी पसंद का खाना बनाया है, आज देखना खाना खाते ही खुश हो जाएंगे सब। पूरे 2 साल बाद देखूंगी। आज सबको आंखें तरस गई। राकेश और राजेश को देखने के लिए खूब प्यार लुटाऊंगी। बेटे बहुओं पर 2 साल का पूरा हिसाब लूंगी आज। सुखराम जी बोले, विमला अब वे बेचारे भी क्या करें, दोनों का काम ऐसे ही होता है। सुबह 9 से शाम तक बजे की ड्यूटी ऑफिस में बजानी ही पड़ती है। कैसे समय दे पाएंगे हमको, इसलिए 2 साल बाद आ रहे हैं। विमला जी बोली, फ़ोन पर कह रहे थे दोनों, इस बार हमें भी अपने साथ शहर में ले जाएंगे। वैसे भी अब अकेले नहीं रहा जाता, घर काटने को दौड़ता है। सुखराम जी और विमला जी के दोनों बेटे राकेश और राजेश शहर में नौकरी करते थे। दोनों की पत्नियां का काजल और पायल भी शहर में ही उन्हें साथ रहती थी। आज पूरे 2 साल बाद दोनों बेटे और बहुएं अपने गांव आ रहे थे, जिसकी बेसब्री से सुखराम जी और विमला जी को इंतज़ार कर रहे थे। विमला जी बोली, सुनिए, मैंने तो हम दोनों के कपड़े भी बैग में भरकर रखे, क्योंकि राकेश कह रहा था कि वे लोग सिर्फ यहाँ 2 दिन ही रुकेंगे, तो हमें कहाँ समय मिल पाएगा पैकिंग करने का। सुखराम जी बोले, तुम भी हद करती हो भाग्यवान, बेटे बहू से पूछे बिना तुमने कपड़े की पैकिंग भी कर ली। कम से कम उनको आ तो जाने दो पहले, फिर अगर वो लोग हमें शहर ले जाना चाहते हो तो पैकिंग करने में क्या ही समय लगता है। विमला जी बोली, आपसे तो बात करना ही बेकार है, हमेशा उल्टा ही बोलते हैं। जब एक बार फ़ोन पर कह चुके कि इस बार हमें साथ ले जाएंगे, तो भला बार बार उस बात को क्यों दोहराना। अब इस उम्र में माता पिता को अकेले थोड़े छोड़ेंगे मेरे बेटे, इतना भरोसा है मुझे मेरी परवरिश पर। उतने में गाड़ी के आने की आवाज़ उठती है। विमला जी और सुखराम जी खुश होकर बाहर बेटे बहू के स्वागत के लिए जाते हैं। सुखराम जी विमला जी को देखकर कोई भी बेटे बहू उनके पांव तक नहीं छूते हैं। विमला जी मन ही मन सोचती हैं, बेचारा बहुत थक गए होंगे, इसलिए पांव छूना तक भूल गए। चारों अंदर आकर फ्रेश होते हैं और फिर खाना खाने लग बैठते हैं। छोटा बेटा राजेश खाना खाते खाते बोला, वाह माँ, तुम्हारे हाथों में आज भी वही स्वाद है जो सालों पहले हुआ करता था। कुछ भी कहो माँ, पायल तुम्हारे जैसा खाना कभी नहीं बना सकती। पायल एक पल गुस्से से राजेश को देखती हैं और सभी हंस पड़ते हैं। थोड़ी देर सभी लोग बातें करते हैं और फिर बाद में बेटे बहू अपने कमरे में आराम करने चले जाते हैं। शाम को विमला जी सभी के लिए चाय बनाकर लाती हैं। तभी बड़ा भाई राजेश से कहकर कहता है कि राजेश, परसों शाम की टिकट निकलवा देता हूँ हम चारों के वापस जाने की, और वह भी सहमति दे देता है। विमला जी बोली, बेटा इस बार तो तुम मुझे और तुम्हारे बाबूजी को भी साथ ले जाने वाले थे ना। इतने में राजेश की पत्नी बोली, मम्मी अभी भी तो हमने नया फ्लैट लिया है और अभी तो फ्लैट में काम भी बाकी है, ऐसे में आप लोगों को वहाँ कैसे रखेंगे। विमला जी बोली, अरे कोई बात नहीं, इतने दिन हम राकेश के घर रह लेंगे। राजेश की पत्नी पायल जी, आप तो जानते ही हैं माँ, और राजेश सुबह ऑफिस के लिए निकल जाते हैं और फिर देर रात घर आते हैं। अभी हमारी इतनी इनकम नहीं है कि हम कुक और मेड लगा सके। मेरे घर में तो राशन का भी सामान जमा नहीं रहता, और ऐसे में आप बूढ़े लोगों के खाने पीने का ध्यान में नहीं रख पाऊंगी। हम दोनों तो कुछ भी खाकर गुजारा कर लेते हैं, मगर आप लोगों को तो कुछ भी नहीं खिला सकते ना। राकेश और राजेश ने भी अपनी पत्नियों की बात में सहमति दिखाई और बोले, मम्मी जी, पापा जी, अभी हम लोग
खुद ही वहाँ सेट नहीं हुए हैं, ऐसे में आप लोगों को वहाँ ले जाकर कोई मतलब नहीं है। आप शायद जानती नहीं, शहरी जीवन आसान नहीं होता। यह सब सुनकर विमला जी तो रोने ही लग गई और बोली, बेटा, तुम लोगों के बिना मेरा यहाँ दिल नहीं लगता। खाली घर मुझे काटने को दौड़ता है। हम दोनों बूढ़े तो बस तुम लोगों के साथ ही रहना चाहते हैं। तभी तो शरीर में इतनी ताकत है कि मैं घर का सारा काम भी कर सकती हूँ। उनकी बात सुनकर बेटे बहुओं ने तो कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। काजल अपने कमरे में जाकर राकेश से बोली, यह बुढ़िया तो पीछे ही पड़ गई हैं शहर आने के लिए। मगर मैं कह देती हूँ, मुझने मुझसे इनकी सेवा चाकरी नहीं होगी। तुम तो जानते हो वहाँ अकेले हमारी कितनी अच्छी लाइफ है। राकेश बोला, हाँ तो मैं भी कौन सा उन्हें अपने साथ शहर ले जाने को तैयार हूँ। दूसरी ओर पायल भी कहाँ चुप रहने वाली थी। वह राकेश से बोली, यह दोनों गांव में रहें वही अच्छा है, वरना वहाँ आकर हमारी जिंदगी में इंटरफेयर करने लगेंगे। राजेश बोला, डोंट वरी यार, हम दोनों के इतने सारे शौक हैं कि हमसे हमारे ही खर्चे उठाए जाए, वही बहुत बड़ी बात है। इन दोनों को वहाँ ले जाकर मुझे अपना खर्चा नहीं बढ़ाना। दरअसल बेटे बहू उन लोगों को अपने साथ शहर में नहीं ले जाना चाहते थे। अपनी शादी आजा आज़ादी भरी जिंदगी में वे लोग कोई खल नहीं चाहते थे। जब चाहें मर्जी से पार्टी करना, बाहर घूमने रात जाना, रा रात को देरी से आना, यह सारे शौक शहर में आराम से कर रहे थे। मगर माँ पिताजी को यही बताते कि वह लोग अभी सेट नहीं हैं, ताकि कभी उन्हें माँ पिताजी को शहर न ले जाना पड़े। 2 दिन बाद ही बेटे और बहुओं के शहर वापस जाने का समय आ गया। विमला जी की तो आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वह फिर से एक बार बोली, मैंने हम दोनों के कपड़ों के बैग भी तैयार कर रखा है। इस बार तो बहुत उम्मीद लगाकर बैठी हूँ। बेटा, हम दोनों बूढ़ों को तुम्हारी बहुत याद आती है। राकेश माँ की बात को काटते हुए बोलता है, माँ अब हमें जाने दो। यहाँ क्या जाने वक्त रोना धोना लगा रखा है। पीछे पीछे राजेश बोला, हाँ माँ, आप लोग शांति से यहाँ रहो। वैसे भी शहर जीवन आप लोगों के लायक नहीं है। कहकर वे लोग स्टेशन आने वाली गाड़ी में बैठ गए। विमला जी दोनों बहुओं से रोते हुए बोली, तुम लोग चिंता मत करो, मैं घर में काम भी कर लूँगी। बस हमें तुम्हारे साथ ले जाओ, यहाँ तुम सबकी बहुत याद सताती हैं। काजल बोली, मम्मी जी जाते समय टोका टोका मत करिए। और गाड़ी में बैठ गई हैं। विमला जी ने काजल का हाथ पकड़ा तो उसने झटके से विमला जी का हाथ हटाया और उन्हें अपने से दूर झटका दिया और गाड़ी में आकर बैठ गई। और बेटे भी माँ से पीछा छुड़ाने के लिए तेजी निकल गए। और यहाँ विमला जी रोते बिलखती रह गई और गाड़ी में बैठकर दोनों बहें एक दूसरे से हुए हंसती हुई बोली, जान बची लाखों पाए, वरना इस बार तो बुढ़िया हमारे साथ चलकर ही दम लेती। दोनों बेटे भी बोले, हाँ सच, इस बार तो यहाँ आकर ही गलती कर दी। सुखराम जी तो सब कुछ समझ चुके थे, मगर नहीं समझती तो वह विमला जी थी। थोड़ी ही देर में बोली, सुनिए, घर बिल्कुल खाली खाली लग रहा है, तो बहुएं के बिना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। और फिर से जोर जोर से रो पड़ी। सुखराम जी कहना चाहते हैं कि विमला जी, अब तेरे बेटे बदल चुके हैं। वे हम दोनों बूढ़ों को अपने साथ नहीं रखना चाहते। वे लोग आप मुझे कट पीस के टुकड़े लाकर देंगे और अपने खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहती हूँ। सिलाई कढ़ाई में तो विमला जी बचपन से ही निपुण थी। सुखराम को वो विमला जी को खूब खुश देखकर बहुत खुश हुए और वे बोले, विमला, तुमने यह बदलाव कैसे आया? विमला जी
ने उस वृद्ध महिला से मिली सीख सुखराम जी को बतलाई। तब सुखराम जी बोले, विमला, मैं तो यह बात पहले ही समझा चुका था, जो बात तुम्हें देरी में समझ आई, क्योंकि तुम बेटे बहू के मुंह में बंदी हो चुकी हो। देर देर आए दुरुस्त आए कहकर वे विमला जी के लिए कट पीस और टुकड़े लाने चले गई। वहां विमला जी ने सिलाई कढ़ाई कर अपने हुनर को अपना हथियार बना लिया और धीरे धीरे उनका व्यवसाय जोरों से चलने लगा। विमला जी अब अपने व्यापार में इतनी व्यस्त हो गई थी कि उन्हें बेटे बहू को याद करते का भी समय नहीं था। वह शहर में राकेश राजेश और उनकी पत्नी आज मिले तो राजेश राजेश बोले, भैया भैया, रोज यह 9 से 7 की नौकरी करते थक गया हूँ और महीने की वही नॉर्मल सैलरी जिससे अब गुजारा भी नहीं होता। राकेश बोला, राजेश, तन्ने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मेरा भी कुछ यही हाल है। मैं भी यही सोच रहा था कि ना हम दोनों मिलकर कोई व्यवसाय शुरू करें जिससे आमदनी बढ़ सके, मगर व्यवसाय करने के लिए ज़्यादा पैसे चाहिए होंगे। वह कहाँ से आए? राजेश की पत्नी पायल बोली, अरे गांव में अपनी माँ पिताजी इतने बड़े घर में रह रहे हैं, वह घर कब काम आएगा? उस घर को बेच देते हैं, उससे जो पैसा आएगा उससे आप लोग नया व्यवसाय शुरू कर सकते हो। राकेश और राजेश को भी यह तरकीब सही लगी। वे सभी लोग गांव पहुंचते हैं। गांव जाकर जब अपनी माँ का नया व्यवसाय देखा तो चारों ओर बहुत आश्चर्य हुआ। राकेश की पत्नी काजल बोली, जब हम लोग यहाँ से गए तो बुढ़िया ऐसे रो रही थी जैसे हमारे बिना मर ही जाएगी, और यह देखो तो अपना नया कारोबार कैसे जमा कर बैठ गई है। पायल बोली, चलो बुढ़िया के पैरों में गिर जाते हैं, शायद बुढ़िया मुझे माफ कर दे। विमला जी पीछे से अपनी बहुओं की बात सुनकर बोली, इसकी कोई ज़रूरत नहीं और तुम लोग चिंता मत करो। अब तुम्हारे साथ शहर आने के लिए वापस रहूंगी नहीं। शायद उस वक्त मैं तुम लोगों से कभी दूर नहीं होना चाहती थी, इसलिए तुम्हारे सामने गिड़गिड़ा रही थी, मगर तुम लोग ने मुझे उस अवस्था में छोड़कर जिंदगी का नया पाठ सिखा दिया। राकेश और राजेश दोनों, माँ, दरअसल हम अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते थे, जिसके लिए हमें पैसे की ज़रूरत है। अगर आप, विमला जी बीच में ही बात काट कर बोली, आज वापस 2 साल बाद तुम लोग गांव आए हो, बीच में तुम लोगों को हमसे फोन तक बात करने का समय नहीं, मगर आज पैसे मांगने मुंह उठाकर चले आए। तुम जैसे नालायक बेटों की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम लोग जैसे आए हो वैसे ही वापस चले जाओ। मेरे पास तुम्हें देने के लिए अब ना तो को घर है, ना पैसे हैं और ना ही माँ की ममता। सुखराम जी बोले, विमला बिल्कुल सही कर रही है। तुम लोग वापस यहाँ से आए हो तो चले जाओ। हम समझेंगे कि हमें कभी बेटे थे ही नहीं। अपनी बात ना बनते देख बड़ा बेटा रोब में आकर बोला, चले जाएं? कहाँ चले जाएं? पापा, आप दोनों शायद भूल रहे हैं, इस घर पर हम दोनों भाइयों का अधिकार है, जिससे हम छोड़ने वाले नहीं हैं। अपना हक तो हम लेकर ही रहेंगे। उनकी पत्नी भी बोली, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और अगर यही ऐसे ही नहीं माने तो मैं अपने भाई से बोलकर आपके इन बूढ़े माँ बाप को घरेलू हिस्सों के झूठे केस में ऐसा फंसाऊंगी कि जिंदगी भर दोनों सड़ते रहेंगे जेल में। छोटा बेटा बहू भी उनकी बातों में हाँ हाँ हमें हाँ मिलाता हुआ बोला, सही कर रही हो बाबूजी। भाभी, आप तो बस चुपचाप साइन कर दीजिए, वरना उंगली टेढ़ी करना हमें भी आता है, पढ़े लिखे हैं, बेवकूफ़ नहीं। सुखराम जी ने खींचकर एक तमाचा छोटे बेटे के गाल पर जड़ा और गुस्सा
कर बोले, तुम लोग पहले भी मेरे आगे बेवकूफ़ थे और आज भी बेवकूफ़ ही रहोगे। 4 किताब पढ़ लेने से कोई इंसान ज़्यादा अक्लमंद नहीं बन जाता। छोटी वह चमक कर बोली, पापा जी शर्म नहीं आती आपको? शादीशुदा बेटे पर हाथ उठाते हुए बोलो मत। यह अब आपके बेटे से ज़्यादा मेरे पति हैं। आप दोनों का अब इन पर कोई अधिकार नहीं। तभी एक झन्नाटेदार तमाचा छोटी बहू के गाल पर पड़ा। विमला जी ने आज पहली बार किसी पर हाथ उठाया था। अपनी पत्नी का साहस देखकर सुखराम जी की आंखों में जैसे चमक आ गई। विमला जी गुस्सा कर बोली, जब हमारा तुम लोगों पर कोई अधिकार ही नहीं है रहा, तो फिर किस मुंह से भिखारियों की तरह हक मांगने चले आए हो? नहीं दूंगी, तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगी। अब जाओ, जाकर कहीं सड़क पर भिखारी की तरह बहू आगे बढ़ने लगी तो उसके दूर से ही बोला, इस वक्त मैं ड्यूटी पर हूँ, ना यहाँ कोई किसी की बहन और न ही भाई है। भाई की रोबदार आवाज़ से बड़ी बहू चुपचाप किनारे खड़ी हो गई। सुखराम बाबू ने वह पेपर वकील से लिया और बेटे बहू की तरफ पकड़ा दिया, जिसे देखकर उनके होश हवा से ही उड़ गए हैं। जिसमें लिखा था कि बुढ़ापे में अगर उनके बेटे बहुओं ने उनके साथ किसी भी तरह का दुर्व्यवहार किया तो ये जायदाद हड़पने के लिए उन्हें टॉर्चर करने की कोशिश की तो पुलिस उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। सुखराम जी मुस्कुरा कर बोले, बेटा, डिग्रियां तुमने बेशक बड़ी बड़ी हासिल कर ली हैं, पर बुद्धि और दिमाग से तुम लोग आज भी मुझसे नीचे ही रहोगे। सुखराम जी का यह रूप देखकर चारों बेटे बहुओं के मुंह से कुछ बोलते न बना। अब अमित को अपनी बहन के बारे में पता चला तो अमित ने अपनी बहन को खींचकर 2 तमाचे लगाए और गुस्सा कर बोले, तेरी इसी हरकतों की वजह से मम्मी पापा ने तेरी शादी जल्द ही जल्द करा दी थी, क्योंकि वहाँ भी तू मेरी पत्नी पर त्या करने से बाज नहीं आती थी। अगर तेरी ऐसी ही हरकतें रही तो तेरे लिए मायके के दरवाजे हमेशा के लिए बंद। अमित ने सुखराम जी और विमला जी से भी माफ़ी मांगी और चारों को चेतावनी देकर चला गया कि अगर आज के बाद तुम लोगों ने सुखराम बाबू और विमला जी को परेशान करने की कोशिश की तो पुलिस तुम लोगों को नहीं छोड़ेगी। राकेश, राजेश और उनकी पत्नियां दोनों से माफ़ी मांगते हैं, मगर सुखराम जी और विमला जी उन्हें माफ़ नहीं करते हैं और सभी बेटे बहू इतना सा मुंह लेकर वापिस शहर चले जाते हैं। दोस्तों, माता पिता अपने बच्चों से निस्वार्थ प्रेम करते हैं। अगर वही बच्चे बड़े होकर माता पिता की प्रॉपर्टी और पैसे से तो प्रेम करते हैं, मगर अपने माता पिता से नहीं। आखिर क्या क्या माता पिता का प्रेम उनके लिए कोई मायने नहीं रखता? दोस्तों, सुखराम जी और विमला जी का फैसला आपको कैसा लगा? आप अपनी राय कमेंट में बताएं। दोस्तों, अगर आपको चैनल अच्छा लगा, आपको वीडियो अच्छी लगी, कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन के ताकि अगली वीडियो को सबसे पहले मिले।